नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर। पोर्टफोलियोज पे बातचीत होती है, कौन सा फंड आपको यूज़ करना है, किस फंड से एग्जिट करना है और कैसे अपने पूरे पोर्टफोलियो की आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं अपने गोल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इस पर हम बातचीत करते हैं। पंकज मठवाल सर हमारे साथ मौजूद होंगे आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस माध्यम से यानी कि आस्क आवाज़ योर मनी ये हैशटैग यूज़ कर ईमेल के जरिए यानी कि yourmoney@nw18.com और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर यानी कि 7045220000 जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सवाल हमें शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ अलग अलग दर्शक तो मौजूद होंगे ही जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ आज के जानकारी मौजूद हैं। पंकज मठवाल सर हैं ऑप्टिमा मनी के, उनसे हम चर्चा करेंगे खास तौर से इन सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो आया है वो ईमेल के जरिए आया है। राहुल जी का सवाल है बेंगलुरु से। राहुल पाल साहब ने पूछा है कि इनके पास करीब 40,000 रुपए की SIP है और ये जो इनके फंड्स हैं उसमें बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग फंड्स हैं, उसमें से ये परफॉर्मिंग फंड के अंदर शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, उसमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो क्या ये पूरी राशि उसमें से निकाल कर इसमें डाल दें या थोड़ा थोड़ा करके डालें या फिर पुराने फंड की रकम को वहीं रहने दें, नए फंड के अंदर वो अपनी नई पूंजी डालें? तो इस तरह कुछ कन्फ्यूज़न है इनके दिमाग में। तो पंकज सर पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 40,000 रुपये की SIP क्या पूरी बंद करें या पार्शली चेंज करें? एग्जिस्टिंग फंड्स में क्या करें? क्या सिचुएशन आप या क्या राय देते हैं आप इन्हें? सुमित जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पंकज जी, आपको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, पर जब सुमित बोल रहे हैं कुछ आवाज नहीं आ रही थी मुझे। नहीं, मैं ही सुमित बोल रहा हूँ पंकज जी। अच्छा, अब आवाज आ रही है। ओके, तो सवाल ये था राहुल जी का कि इनके 40,000 रुपये का एक SIP है और ये उसमें से निकल के यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है उनसे निकल के परफॉर्मिंग फंड में जाना चाह रहे हैं। तो क्या ये शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी ठीक है? पार्शियल शिफ्ट करें, कंप्लीट शिफ्ट करें, क्या रणनीति रखें? सुमित जी नमस्कार। सॉरी, बीच में थोड़ा शायद टेक्निकल प्रॉब्लम था, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही थी जी। तो सवाल आपने दोहरा दिया है। पहली बात तो यह है कि कभी भी यदि कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर चाहेगा कि वो किसी बेहतर परफॉर्मिंग स्कीम में स्विच करे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है तो इस बात को मान लिया जाए कि वो स्कीम आगे अच्छा नहीं करेगी। आपको ये देखना चाहिए कि किस फंड हाउस में आपने निवेश किया हुआ है, फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। कई बार कुछ कॉल गलत चली जाती हैं या कई बार ऐसा भी होता है कि वक्त सही नहीं होता है जिस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन फंड मैनेजर उसमें चेंजेस भी करते हैं टाइम टाइम पर। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि फंड मैनेजर कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और फिर आपको मतलब यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है आगे, तब आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब स्विच करें तो यहाँ पर, क्योंकि जिन यूनिट्स को रिडीम करेंगे वहां पर आपका एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि अक्सर यदि आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी जो SIP अभी गई हैं उनको उतना टाइम पूरा नहीं हुआ हो, जिस पीरियड के बाद एग्जिट लोड ना लगता हो तो एप्लीकेबल हो सकता है। साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो जो पहला अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उसको आपको निकालना है कि नहीं निकालना है या स्विच करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए करें। और आगे की SIP का जहां तक सवाल है तो वो आप बिल्कुल, यदि आपको ऐसा लगे कि अब स्कीम परफॉर्म नहीं करेगी आगे आने वाले समय में भी, या आपसे शायद फंड चुनने में कुछ गलती हो गई है, तो बिल्कुल आप स्विच कर सकते हैं। तो बहुत सीधा जवाब है इसके लिए कि आप एग्जिट लोड को ध्यान में रखकर, अपनी सिचुएशंस को ध्यान में रखकर ये कॉल लें। पहला कि आपको निकालना है कि नहीं निकालना है, 1। 2, आपको अगर लग रहा है कि वो फेरबदल नहीं हो रहा है, ये जो SIPs आपकी चल रही हैं आगे परफॉर्म नहीं करेंगी, सभी जानकार उस पर नकारात्मक राय दे रहे हैं, तो आप यहाँ से निकलकर कहीं और निवेश कर सकते हैं। इस तरह की आपको रणनीति रखनी होगी। अब हमारे साथ प्रताप रस्तोगी साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रस्तोगी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, मेरी 1,75,000 रुपए पर मंथ की SIP चल रही है। ओके। और मेरी फैमिली का 4.5 लाख रुपए पर एनम जो है टैक्स सेविंग स्कीम चल रही है। ओके। तो ये देखना है कि ये सब मतलब मैंने सारे पोर्टफोलियो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं सही है।
आप का कोई गोल भी आपने असाइन किया है कुछ सालों के लिए? 6 करोड़ का मैंने कराया 10 साल में। 10 साल में 6 करोड़ का, ओके। तो पंकज सर, इनके पास इनकी एसआईपी पौने 2 लाख रुपए के आसपास की चल रही है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 34 लाख के आसपास का है। रफली पौने 5 लाख के आसपास है टैक्स सेवर्स इनके पास। तो जो ये इन्होंने गोल रखा है करीब करीब 6 करोड़ 10 साल के लिए, क्या इसकी ड्यूरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि एसआईपी का साइज़ तो ठीक है, लेकिन क्या ड्यूरेशन बढ़ाएं इसमें या कोई स्कीम में फेरबदल करें? देखिए, यदि 10 साल की बात है, 10 साल में अगर हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो इनकी एसआईपी चल रही है प्लस 34 लाख इनके पास में जो लमसम अवेलेबल है और साथ में 4.5 लाख का जो एनुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबको अगर हम जोड़ लें तो ये 6 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पर। तो इनका टारगेट जो है वो तो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्कीम्स जो हैं वो भी इनकी अच्छी हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज की भी इनको जरूरत नहीं है। एक सिर्फ ये है कि इनके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड मिसिंग है और यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, चाहे अब फिलहाल के लिए आप ये सोच सकते हैं कि यूएस मार्केट में भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करें उस तरह के फंड से, लेकिन लॉन्ग टर्म को ध्यान रखते हुए आपको एक फंड ऐड करना चाहिए। तो ऐसे में क्योंकि आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड में एक्सपोजर ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके यदि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10% तक आप एक इंटरनेशनल फंड में और स्पेशली जैसे कि नेस्डेक 100 या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इस तरह के फंड में करेंगे तो एक सही शायद फैसला होगा। अदरवाइज फंड्स अच्छे हैं और अमाउंट के हिसाब से भी आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो आपके फंड्स अच्छे हैं, आपका ड्यूरेशन सही है, आपका एसआईपी का चुनाव सही है और गोल भी अचीवेबल है। तो आप कोई थोड़े बहुत बदलाव की बातचीत जो पंकज सर ने की, खासतौर से इंटरनेशनल फंड को ऐड करने की, उसको आप एक बार को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपके फंड में कोई फेरबदल की जरूरत नहीं दिखाई पड़ रही है। धीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। धीरज जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार धीरज जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 2 फंड्स लिए हैं एसआईपी में, एक है कैनरा रोबेको ब्लू चिप जी और एक है आदित्य बिरला टैक्स सेविंग। मैं उसमें मंथली 3000 ईच में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। और मैंने जैन 2022 में इसको स्टार्ट किया था, 1 ही साल हुआ है मुझे। ओके। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं लॉन्ग टर्म लेके चलता हूँ 20 ईयर्स तक, तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ओके। और इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या नहीं है? ओके धीरज जी, एक ही सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या जो आप एसआईपी हैं इसको 10% से सालाना या हर 2 साल में बढ़ा सकते हैं क्या? सर मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं है, मैं तो सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा एडवाइस किया जाता है तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, क्योंकि धीरज जी होता क्या है ना, समय के साथ हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा निवेश भी बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी पंकज सर आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर राय दे पाएंगे। पंकज सर, 6,000 रुपये की एसआईपी इनकी चल रही है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 72,000 का है। फेयरली इन्होंने शुरू किया है एज के हिसाब से और 20 साल का नजरिया रखा है, तो क्या करना चाहिए? बात तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जो आपने एडवाइस दी कि 20 साल में इनकम कई गुना बढ़ती है, तो निवेशकों को चाहे शुरुआत छोटी अमाउंट से हो लेकिन समय के साथ डेफिनेटली इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहें। अब जहां तक धीरज जी आपने कहा कि 6,000 रुपये आप निवेश कर रहे हैं, तो 6,000 रुपये और अभी जो पोर्टफोलियो आपका 72,000 का, उसको यदि हम 12% का यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जिसको हम कहते हैं वो एज्यूम करें, जो कि क्वाइट पॉसिबल है इतने लंबे समय में, तो करीब 62 लाख रुपए आपके बन सकते हैं 20 साल में। लेकिन हो सकता है आपको आज लग रहा हो कि 62 लाख रुपए जो है काफी बड़ी रकम है, लेकिन यदि हम 20 साल की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे सुमित जी ने अभी शुरुआत में ही कहा, आपको डेफिनेटली अपने निवेश को समय समय पर बढ़ाना चाहिए। और यदि आप स्टेप अप मेथड शुरू कर दें, एक एसआईपी में ये चॉइस भी होती है कि आप शुरुआत में ही स्टेप अप कर लें, तो हर साल ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद में वो 10% से अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो वो आप कर सकते हैं। यदि अदरवाइज अपने मन से भी जब भी मौका मिले तब आप एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। स्कीम का जहां तक सवाल है, आपके पास एक लार्ज कैप फंड है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, बहुत ही अच्छा फंड है, आप उसमें बने रहिए। और टैक्स सेवर जो है आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेवर, वो भी अच्छी स्कीम है, वहां पर भी आप बने रहिए। लेकिन क्योंकि नजरिया 20 साल का है, तो मेरी सलाह होगी कि आपको यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक्सपोजर लेना चाहिए। और इसके हिसाब से मैं आपको अलग से नहीं कह रहा हूं कि आप स्मॉल कैप फंड लीजिए या मिड कैप फंड लीजिए, लेकिन एक मल्टी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और स्कीम की जहां तक सलाह की बात है, तो मैं कहूंगा कि क्वांट एक्टिव फंड
या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इनमें से कोई भी फंड आप चुन सकते हैं। लंबा नजरिया है तो इसमें आप जरूर एक थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ाकर एक नई एसआईपी शुरू कर लें। तो थोड़ा थोड़ा आप एसआईपी को बढ़ाइए, वो आपका एपेटाइट हो जितना आप उसके हिसाब से उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो एसआईपी का साइज ही बढ़ेगा। और विद टाइम 12% पंकज सर ने आपको ज़रूर एक फंड का मतलब एक एवरेज रिटर्न बताया है। ये घट भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो ऊपर नीचे रिटर्न चलते हैं, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज 12 से 15% रिटर्न आ ही जाता है। तो आप उस हिसाब से जो विकल्प आपको बताए गए हैं, रणनीति बताई गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मनचंदा साहब हमारे साथ मौजूद है फरीदाबाद से बातचीत करने के लिए। मनचंदा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर मेरे पास 5 फंड हैं। एक क्वांट मिड कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है जी, HDFC फ्लेक्सी कैप है, SBI कॉन्ट्रा है और SBI फोकस इक्विटी फंड है। सब में मैं 5000 ईच में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 25,000 मेरा एसआईपी है जी। हाँ जी। इसके और अलावा क्या गोल रखा है आपने सर? सर मेरा 1.5 करोड़ का गोल है 8 to 9 ईयर में, और मेरा PPF में भी और EPF में भी अमाउंट है सेम। PPF में मेरा 12,500 पर मंथ जाता है और EPF में 33,000 जाता है। ओके मनचंदा साहब, एक ही सवाल है कि आपने बहुत सारे फंड्स और बहुत सारे निवेश की बात की, आपका इंश्योरेंस तो है ना, लाइफ और हेल्थ? मेरा सर टर्म प्लान भी है 50 लाख का, और मुझे मेडिक्लेम मेरा 30 लाख का है। चलिए, कभी जरूरत पड़े ना, लेकिन होना जरूर चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं पंकज सर से। पंकज सर 49 साल की उनकी उम्र है और करीब 25,000 रुपए की एसआईपी है। पोर्टफोलियो करीब 3.25 लाख रुपए का है, लेकिन 1.5 करोड़ का गोल ये आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं 8 से 9 साल में। रीजनेबल है, क्या करना चाहिए? देखिए मनचंदा जी, बात ऐसी है कि वैसे तो आपकी एज ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि लक्ष्य आपने 8-9 साल का ही लिया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सलाह दूंगा आपको मैं। पहली बात तो यह है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपने स्कीम अच्छी सेलेक्ट की है, लेकिन बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। आपने स्मॉल कैप में काफी एक्सपोजर लिया हुआ है, और आपको पता है कि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव की संभावना जो रहती है वो लार्ज कैप के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है। लंबे वक्त में ठीक है, जब हम बात करते हैं कि 15-20 साल के लिए निवेश करना है, तो मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि आप एक्सपोजर अच्छा लीजिए। बट जब आप बात करते हैं रिटायरमेंट की या इतने छोटे समय की, तो सलाह ये होती है कि लास्ट के 5 ईयर्स तो है, वहां पर तो आपको वैसे भी हाइब्रिड और डेट फंड में निवेश करना चाहिए। तो यहां पर आप एसआईपी करके कब तक आप उसमें निवेश करेंगे और कब आप स्विच करेंगे, वो टाइम कब रह जाता है। तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि थोड़ा सा अपना एक्सपोजर अब नहीं तो 2-3 साल के बाद में एटलीस्ट स्मॉल कैप में कम कर दीजिए। उसके बजाय आपको तब हाइब्रिड फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। और इस वक्त भी आपका ज्यादा जो निवेश है वो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स जो हैं, या मैक्सिमम लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उस तरह के फंड्स में रहना चाहिए। स्मॉल कैप फंड में आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो 25,000 रुपया निवेश कर रहे हैं, उसको यदि मैं अगेन एक एज्यूम कर रहे हैं, गारंटीड तो नहीं है, पर 12% के CAGR पर, 12% के एवरेज रिटर्न पर, तो करीब 57 लाख आपके बन सकते हैं 9 साल में। और जो PPF और EPF है, क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव होता रहता है समय समय पर, अभी PPF में 7.1% है, पहले ज्यादा भी था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें फिर भी एक एवरेज लेकर, तो मुझे लगता है कि दोनों मिलाकर म्यूचुअल फंड, PPF, EPF सब कुछ मिलाकर करीब 1.90 करोड़ बन सकता है। जैसा आपने भी कहा है कि आपका 33,000 हर महीने कंट्रीब्यूट होता है EPF में, लेकिन सैलरी बढ़ेगी तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो शायद ये जो 2 करोड़ का लक्ष्य है आपका, वो भी आसानी से अचीव हो जाए। तो फंड आपके मैंने थोड़ा सा बदलाव किया, आपको सजेशन दे रहा हूं कि बहुत रिस्की या अग्रेसिव पोर्टफोलियो है इसके लिए। अदरवाइज फंड अच्छे हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव आप कर सकते हैं, और अमाउंट को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप समय समय पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो थोड़े से फेरबदल की ज़रूरत है भट्ट साहब, और आपको क्योंकि स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा था, तो स्मॉल कैप एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो अपर एंड ऑफ द एज होता है उसी केस में स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना होता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बदलाव उसमें करें और थोड़ा सा अपनी SIP में बदलाव करें, गोल ईजिली अचीव हो सकता है। एक सवाल अमित जी ने भेजा है हमें ईमेल के जरिए, सवाल आया है इनका कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर सलाह चाहते हैं। इनको किस फंड में 20,000 रुपए की SIP करनी चाहिए, 10 साल के लिए निवेश को लेकर ये सलाह मांग रहे हैं। तो पंकज सर, ये सवाल बड़ा जेनरिक है
और उम्मीद करता हूँ, मतलब ना केवल ये अमित जी बल्कि बहुत सारे नए निवेशक जो अपनी एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं, जो बाजार में आना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इक्विटी में एक्सपोजर रखते हैं लेकिन पर्सनल फाइनेंस में नहीं जानते हैं कहाँ जाना चाहिए। आमतौर पे कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देखो या कोई भी जो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल पूछो किसी से, तो कहते हैं दोस्त ने जो सलाह दे दी वो, या जो फंड कहीं से सुन लिया वो, उसमें निवेश कर देते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट आप क्या मानते हो, कौन से फंड्स में जाना चाहिए, कैसा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कितना इक्विटी, कितना डेट, क्या गोल्ड फंड, हाइब्रिड, इंटरनेशनल एक्सपोजर, कैसे इसका एक चयन करें, कौन से फंड चुनें? बिल्कुल सुमित जी, पहली बात तो यह है कि हर इन्वेस्टर को सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए। बिना फाइनेंशियल गोल के यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि जिन फंड्स का चुनाव करना है, क्योंकि आज अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कैटेगरीज खराब हैं या अच्छी हैं, सब अच्छी होती हैं, लेकिन हर एक के लिए वो सुटेबल शायद ना हो। दूसरी बात, यदि हम स्कीम की भी बात करें, जैसे अभी हमने जिक्र किया मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कि स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके लिए वो सुटेबल नहीं थे। तो इसके लिए पहले तो आप गोल सेट कर लें कि आपके क्या गोल हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, जो भी गोल हैं। दूसरी बात देखिए, हर निवेशक का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उतने रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, और कुछ लोगों को रिस्क नहीं लेना होता है क्योंकि उनको घबराहट होती है, वो भी वजह हो सकती है, हालांकि उनके पास पैसा हो, बैकअप हो, तो भी वो नहीं ले पाते हैं, रिस्क एपेटाइट कम हो सकता है किसी भी वजह से। दूसरी बात होती है कि इन्वेस्टमेंट का क्या आपका होराइजन है, यदि आप गोल सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई बार निवेशक बोलते हैं कि मेरा तो एक ही गोल है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ क्रिएट करना गोल नहीं होता है, वो तो जो गोल है उसके लिए आपको एक अमाउंट इकट्ठा करना है। लेकिन होता यह है कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं आपको कि किसी को 5 साल के बाद बाहर घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, और उसी के साथ दूसरा गोल हो कि 5 साल के बाद में बच्चे की एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है। तो दोनों गोल में बहुत अंतर है। जहां आप घूमने जाते हैं वहां उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको ये पता है कि 5 साल के बाद में आपके बच्चे को विदेश भेजना है आपको पढ़ाई के लिए, या फिर इंडिया में भी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो गोल अलग हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको स्कीम का चुनाव करना चाहिए। और साथ ही अब सवाल पे अगर आए हम कि यहाँ पर 20 साल का नजरिया है, तो डेफिनेटली 20 साल का वक्त है, यंग एज है, तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में हमने हमेशा देखा है कि इक्विटी का जो रिटर्न्स होते हैं वो हमेशा दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले बेहतर होते हैं। तो इक्विटी में आपका निवेश ज्यादा होना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा डेट और गोल्ड सिल्वर वगैरह में भी रहना चाहिए। और ऐसे में यदि हम इनके 20,000 की बात करें, अमित के सवाल को स्पेसिफिकली कि 20,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि 4 स्कीम में ये SIP करें। 5,000 रुपया हर स्कीम में मैंने सलाह दूंगा, और स्कीम के नाम मैं बताता हूं। 4 स्कीम में एक स्कीम होगी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि एक काफी टाइम टेस्टेड लार्ज कैप फंड है। तो इस फंड में निवेश करें। लार्ज कैप फंड मतलब कि आपका जो निवेश है वो जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें से चुनी हुई कंपनी है। तो यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव की संभावना कम रहती है, स्टेबल रिटर्न्स रहते हैं। और साथ ही आपको 5,000 रुपीज ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट एलोकेशन फंड, ये ऐसा फंड है जहां आपका निवेश इक्विटी, डेट और साथ में गोल्ड में भी हो जाएगा। तो ये फंड आप एक शामिल करें। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये बैलेंस एडवांटेज जो कैटेगरी है ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। यहां पर इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी और डेट में होता है, लेकिन इसको डायनेमिकली मैनेज किया जाता है, यानी कि जो एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी में कितना होगा, डेट में कितना होगा, ये फंड मैनेजर समय के अनुसार और जो भी स्थिति है मार्केट की उस आधार पर तय करते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसका फंड भी एक नए निवेशक के पोर्टफोलियो में रहे तो ये बेहतर है। रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, डाउन साइड भी काफी प्रोटेक्टेड रहती है, और आपको जब अच्छा समय हो इक्विटी के लिए तो इक्विटी का फायदा मिलेगा, जब डेट का के लिए समय सुटेबल होगा तो वहां पर डेट में शायद एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। और साथ ही क्योंकि अगेन 20 साल की बात है, तो एक मैंने स्कीम बताई है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, हालांकि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, लेकिन यहां पर लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मिड कैप में कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना होगा, ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के हाथ में है। तो नए निवेशक जो भी इस को सुन रहे हो उनके लिए इस तरह का अगर पोर्टफोलियो बनाया जाए, स्कीम में आप बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कैटेगरी की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। और यहां पर मैंने स्कीम के नाम भी जो सुझाए हैं
ये बहुत सोच समझ के बताए हैं, तो मेरे हिसाब से अमित के लिए भी और बाकी नए निवेशकों के लिए ये अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। तो पंकज सर ने एक डिटेल्ड डिस्कशन में आपको ये समझा दिया है कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, किस तरह के फंड्स का चुनाव करें, कैसे अपनी रणनीति रखें और कौन कौन से गोल्स को कैसे प्रायोरिटाइज करें, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और पंकज सर से आगे बातचीत करेंगे, उनके टॉप फंड्स भी जानेंगे। छोटे ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ पंकज सर मौजूद हैं जो कि लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। पंकज सर, आपने तरीका बता दिया, रणनीति बता दी और कौन कौन से या कैसे अपना पोर्टफोलियो बताएं ये तो बता दिया, लेकिन अब कौन कौन से टॉप फंड हैं वो भी बता दीजिए जहां पर निवेश करना चाहिए। बिल्कुल सुमित, देखिए एक टॉप फंड की अगर हम बात करें, कई बार निवेशक ये समझते हैं कि यदि आप एक फिल्टर लगाएंगे किसी भी वेबसाइट पर जो कि इस तरह की रिसर्च वेबसाइट है, तो आपको टॉप परफॉर्मिंग फंड मिल जाते हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस होती है बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस होती है, जिसके बेसिस पर आप देखते हैं कि किन फंड्स ने पास्ट में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। उसमें कई बार ये भी होता है कि जो सेक्टोरल फंड होते हैं किसी सेक्टर स्पेसिफिक, उस टाइम पर उस सेक्टर ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो तो ऊपर आपके दिखाई देते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि निवेशकों को अलग अलग तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए और ऐसे फंड्स जो आने वाले समय में बेटर परफॉर्म कर सके उनमें निवेश करना बेहतर है इसके मुकाबले की पास्ट में क्या किया है। तो मैं जो फंड बता रहा हूँ ये मेरी चॉइस के बेस्ट फंड्स हैं। ये शायद आप देखें तो पास्ट में इनमें से कुछ फंड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि रिटर्न्स उतने अच्छे ना हो, उस कैटेगरी में दूसरा फंड उससे बेटर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन आज के पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं सलाह दूंगा कि इनमें निवेश किया जाए तो बेटर होगा। कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये लार्ज कैप फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मैंने कुछ समय पहले भी इन फंड्स का जिक्र किया था एक सवाल के जवाब में जी। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, इसे शामिल कर सकते हैं। और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं, इनमें नए निवेशक अपनी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो पंकज सर ने आपको 4 विकल्प बताए हैं, आप इन विकल्प को देख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो या अपने गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो योर मनी को भी यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।